हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविनाश दुबे वॉइस में। दोस्तों, आज जो है हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम इस भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को हम जो है एनसीईआरटी बुक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और लक्ष्मीकांत और अपने सिविल सर्विस नोट से मैं जो है कवर कर रहा हूँ। तो हम आज पहला चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है भारतीय संविधान के विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय संविधान के किस तरह से विकास होता है और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो इस चैप्टर में हम पूरा कवर करेंगे उसको। तो आइए इसमें देखते हैं हम कौन कौन सा टॉपिक रहता है। तो इसमें टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि हमारा संविधान क्या है। संविधान के महत्व के बारे में हम जानेंगे, संविधान का क्या महत्व है और अपने देश में इसका क्या महत्व है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक विकास के चरण। किस तरह से हमारे संविधान के विकास का चरण है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कानून बने। तो 1773 से लेके कानून बनना शुरू हुआ। तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम पढ़ेंगे। फिर एक्ट ऑफ हम सेटलमेंट को पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1784। चार्टर अधिनियम 1813 को कवर करेंगे। चार्टर अधिनियम 1833 को हम कवर करेंगे। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1853 को हम कवर करेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 को हम कवर करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को हम देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को हम कवर करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो कवर करेंगे हम। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1990 को हम देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम पूरा कवर करेंगे। और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो है कानून बना था, उसको हम पूरा कवर करेंगे। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें हम कवर करेंगे, जैसे स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में हमारे कौन कौन से नेता, क्या क्या पद, किस तरह से मंत्रिमंडल गठित की गई थी, इसको हम कवर करेंगे। फिर पांचवा टॉपिक जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना था, उसको हम कवर करेंगे 1947 में। और उसी के अंतर्गत हम बाल्कन प्लान, डिक्की बर्ड प्लान और इस्मा प्लान इसको कहते हैं, इसको हम कवर करेंगे। और सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो उसके आखिरी में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे, जो कि वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जितने वनडे एग्जाम हैं। और आखिरी में आपसे हम 2-3 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आप समझ लें कि जो है आपने ध्यान से हमारी बातों को सुना है। तो आइए दोस्तों, इसको जो है हम लाइन बाय लाइन इसको कवर करते हैं। और इस सारे एक्ट में जो संवैधानिक विकास के चरण दोस्तों हम पढ़ेंगे, ये इसमें हम कोई भी टॉपिक जो है के बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे। तो आप इसको जो है ध्यान से सुनिए, आपको आज ये सरलता से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ आपको करना ये है कि आपको हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। कान में ईयरफोन लगा लीजिए, लीड लगा लीजिए, जो भी हो आपके, या एकांत में बैठ जाइए। आपको सिर्फ 1 घंटा हमारी बातों को ध्यान से सुने। आपको सारा जो है टॉपिक जो है, जितने ये एक्ट बने थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये सारे आपके दिमाग में जो है एकदम बैठ जाएंगे। और इस कानून में क्या क्या हुआ, सारा चीज हम कवर करेंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। इसको हम सारा कवर करेंगे। चैप्टर लंबा है, 1 घंटे से ज़्यादा जा सकता है। तो इसको जो है दोस्तों, ये हमारी टारगेट ऑडियंस जो है इस चैप्टर को का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीपीओ, यूजीसी नेट, रेलवे, यूपल ट्रिपल एससी, तो जितने स्टेट एग्ज़ाम हैं, इस नौकरी की जो तैयारी करते हैं, वो इस वीडियो का देखकर लाभ उठा सकते हैं। और भी जो है हमारे क्लास में जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे जो है, जो एनसीईआरटी से पढ़ाई करते हैं, तो मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया है, वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। और जो भी हमारे देश के जो नागरिक, जिनको हमारे भारतीय संविधान और
उसमें कानून व्यवस्था में इंटरेस्ट है, वो भी इसको दिल से सुन सकते हैं और इससे काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपने भावी पीढ़ी को जो है वो ज्ञान दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और आप हमारी बातों को सिर्फ ध्यान से सुने, कान में ईयरफोन लगा लें और हमारे दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं पूरा संविधान जो है आपको कवर करके पढ़ाऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से और बेल की घंटी दबा देने से आप जो है सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन आप पाते रहेंगे जब भी मैं वीडियो डालूंगा। मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा है भारतीय संविधान क्या है। संविधान है क्या? तो हम जानेंगे कि जो है संविधान है क्या। एक सेकंड, थोड़ा सा फॉर्म टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है भारतीय संविधान के विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चैप्टर के अंतर्गत पहला टॉपिक संविधान क्या है। तो दोस्तों, संविधान नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम जानते हैं संविधान के महत्व क्या है, जो कि दूसरा टॉपिक है। संविधान के महत्व को हम जानते हैं। तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये मैं दूसरा टॉपिक जो है संविधान के महत्व, संविधान क्या है इसको हम समझ गए और दूसरा संविधान के महत्व को हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत संविधान के महत्व का पहला पॉइंट जो है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। दूसरा पॉइंट है, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। तीसरा पॉइंट है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया। तो दोस्तों, संविधान के हमारे महत्व इस प्रकार थे। अब हम चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा संवैधानिक विकास के चरण। हम जो है संविधान क्या है ये जान गए, संविधान के महत्व को जान गए। अब हम तीसरे टॉपिक जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, सारी ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा एक्ट बनाए गए थे, जितने कानून बनाए गए थे 1773 से लेकर 1947 तक, ये सारे कानून को हम कवर करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गतिविधियां हुई, ये पूरे का हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संवैधानिक विकास के चरण। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा
पहला जो है हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास के चरण के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। चौथा पॉइंट, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा इसकी परिषद में 4 सदस्य होते थे। दोस्तों, मैं रिपीट कर देता हूं, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद, जो कि 4 थे, को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। तो व्यापार की अब सारी सूचनाएं जो हैं महारानी को देना सुनिश्चित किया गया। तो इस तरह से हमारा जो है ये पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट हमने कवर कर लिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम दूसरा टॉपिक जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसको हम देखेंगे। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर एक रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा हिल गया। तो हम पढ़ रहे थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों को विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। नेक्स्ट लाइन, न्यायालय की अपनी आज्ञा तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारे एक्ट लाई थी। और उसके बाद जो है आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत क्या हुआ? इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए
बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए इकाई का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। आखिरी सेंटेंस में रिपीट कर देना दोस्तों। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। तो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्ट लाई वो चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। चलिए इसको हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या थी चीज़ें थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया व कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा गया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इस एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। तो इतनी चीज़ें जो है इस एक्ट में कवर की गई। दोस्तों हमारे वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके सारी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएंगी मोटी मोटी। तो आप एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम के पहले आप हमारे वीडियो को देख के जाएं, इससे जो है आपको काफ़ी लाभ होगा। और हमारे वीडियो को पूरा देखें। हमारे वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अधूरा देखेंगे तो ये चीज़ें कभी नहीं समझ में आएंगी। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो हमारा चार्टर अधिनियम 1813 भी कवर हो गया। अब हम उसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया चार्टर अधिनियम 1833। तो ये क्यों लाया गया था, चलिए इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी ये देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। पहला टॉप लाइन, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक बना। मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लॉर्ड मैकाले जो है उसको पहला अध्यक्ष बनाया गया विधि आयोग का। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में।
तो इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों को के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो आप जान जाइए दोस्तों, ये चार्टर अधिनियम 1833 जो है, इसके अंतर्गत ही जो आज सिविल सेवक जो आईएएस पीसीएस का जो ये संस्थाएं हैं, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, तो इसी एक्ट के तहत जो है इसकी परीक्षा कराई गई। इसी एक्ट के तहत इसका स्थापना की गई और उस समय खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ इसी एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत जो बातें थीं, कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। और आखिरी पॉइंट, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत से इस एक्ट में मिलते हैं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। किस एक्ट में? चार्टर अधिनियम 1833। तो इस एक्ट में संविधान निर्माण के प्रथम संकेत मिलते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा चार्टर अधिनियम 1833 भी समाप्त हुआ और अब चार्टर अधिनियम आया 1853। हर 20 साल पे दोस्तों आप ध्यान देंगे तो ये चार्टर और ये अधिनियम बने हैं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो आइए हम देखते हैं चार्टर अधिनियम 1853 1853। इसके अंतर्गत दोस्तों इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण थे। पहला पॉइंट, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद, जो कि परिषद में 6 सदस्य थे, के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। दूसरा पॉइंट, चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत जो पहला पॉइंट हमने बताया, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। दूसरा पॉइंट, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो चार्टर अधिनियम 1853 में पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है, आप इसको ध्यान करिएगा। तो इस तरह से जो है हमारा चार्टर अधिनियम 1853 भी समाप्त हुआ और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम 1858। आइए देखते हैं इस कानून में क्या बना, इसका विश्लेषण करते हैं। अंग्रेजों द्वारा समय समय पर जो है इस तरह का चार्टर और अधिनियम लाया गया
तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी दोस्तों, तो 18 क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। ये जो है हम पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1858। हम लोग 1853 खत्म कर चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसके अंतर्गत जो बातें हुई दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या क्या हुआ, मैं पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा। पहला पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत हुई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। दूसरा पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत दूसरा पॉइंट क्या है, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हो जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत में आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। तो इस तरह से जो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1858 भी समाप्त हुआ। अब हम जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 को पढ़ेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को हम आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार
समविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको कहते हैं की शुरुआत की। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। तो इस तरह से हमारा जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी समाप्त हुआ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए दोस्तों देखते हैं इसके अंतर्गत क्या लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिनमें 40% गैर सरकारी सदस्य होने थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। वायसराय को सपरिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना, राजस्व, व्यय एवं बजट करने, प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसे विषयों पर नियम बनाने पर सपरिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सेंटेंस है, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये कई बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है इस सेंटेंस से। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत वायसराय को सपरिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना जैसे राजस्व, व्यय एवं बजट हैं का प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसे विषय पर नियम बनाने पर सपरिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में से 1891 तक 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। तो इस तरह से जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी समाप्त हुआ। अब जो है हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी दबाइए। मैं सारा संविधान जो है बहुत कम समय में कवर करा दूंगा, जिसके लिए सारे यूट्यूबर जो है बहुत समय लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। मैं इसको कोशिश करूंगा कि 15 से 16 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। वैसे है तो 22 चैप्टर, मैं प्रतिदिन 2 डालने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अगर एक भी डालूंगा तो 20 दिन में कवर हो जाना चाहिए, 20 से 22 दिन में। तो आइए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहते हैं 1999 के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्य क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। उसके अंतर्गत पहला टॉपिक, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, जो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी। दूसरा पॉइंट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, जिनको विधि सदस्य भी कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, विधान परिषद के सदस्यों को आम, दोस्तों जो है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत मैं बातें कर रहा हूँ। अब मैं पॉइंट इसलिए बोल दे रहा हूँ जिससे जो है इसके अंतर्गत जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए,
दोस्तों यहाँ जो है मैं सारा चीज़ लिख नहीं सकता हूँ स्क्रीन पर, इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करें। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं फालतू बातें नहीं करता, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात करता हूँ। तो कृपया करके अगर आपको बहुत लंबा वीडियो लगे तो आप थोड़ा सा रोक के पानी वानी पी सकते हैं, फिर उसको आराम से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो उसका हम तीसरा पॉइंट देख रहे थे। विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट में विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट, सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों को विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। तो भारतीय मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अनुसार लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909 भी समाप्त हुआ। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1919, वही देखा जाए। भारत शासन अधिनियम 1919 तो भारत शासन अधिनियम 1919 तो आया है दोस्तों ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। हाँ, ये देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो इसको दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का भी नाम दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या क्या हुए थे इसको देखते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं प्रमुख प्रावधान को। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। अब हम लोग हस्तांतरित इसके जो विषय देखेंगे भारत शासन अधिनियम के। हस्तांतरित विषय, जिसको हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसमें शिक्षा पुस्तकालय स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। अब आरक्षित विषय को जान लेते हैं, जिसको हम रिजर्व सब्जेक्ट कहते हैं। रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। निर्वाचित, मनोनीत सरकारी,
विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। पहला निर्वाचित, दूसरा मनोनीत सरकारी, तीसरा मनोनीत गैर सरकारी। दोस्तों ये चीजें जो ये सारे टॉपिक हमने कवर किया है उसमें एनसीईआरटी के साथ साथ लक्ष्मीकांत को भी हमने सारा सारा कवर किया है, जिससे आपका कोई टॉपिक सुने नहीं, छूटे नहीं। इसीलिए मैं कोई टॉपिक पे जो है एकदम गंभीरता से और सारा चीज कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके अंतर्गत जो है भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18% तथा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत दोस्तों लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। जो आज पीसीएस ओसीएस का पेपर कराती है, लोअर पीसीएस का, तो वही लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकार के कारण अत्यधिक सीमित थे। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनेल कॉर्टिस माने जाते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनेल कॉर्टिस माने जाते हैं। यह अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम थोड़ा सा जान लेते हैं साइमन आयोग के बारे में। जो साइमन आयोग आया, इसके अंतर्गत ही हम कवर कर लेते हैं कि साइमन आयोग क्या था और किस लिए आया था भारत में। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 1919 के एक्ट के सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आयोग में सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। इसी संदर्भ में साइमन गो बैक का नारा प्रचलित किया गया। इसी संदर्भ में साइमन गो बैक का नारा प्रचलित है। 1927 में गठित और 1930 में साइमन आयोग ने रिपोर्ट जो है सौंपी। कुछ स्रोतों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि सुधार की लगातार मांग और असहयोग आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में कानूनी आयोग साइमन आयोग नियुक्त किया गया, जिसने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो हो गया साइमन आयोग और हो गया भारत शासन अधिनियम 1919। ये हमने समाप्त कर लिया। दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 और 1919 और ये भारत शासन अधिनियम 1935, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एग्जाम के महत्व के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप दोबारा पॉज कर करके। अब हम जो है सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो अधिनियम बनाया गया था भारत शासन अधिनियम, जिसका हम आज भी प्रयोग करते हैं अपने संविधान में, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसको हम टिक लगा देते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो
इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, जिससे जो है हमको मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो डालने के लिए। और हमारे आप पूरे वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। और मैं पूरा संविधान, पूरा पॉलिटी तो डालूंगा ही, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी मॉडर्न हिस्ट्री भी डाल रहा हूँ। तो इसको भी आप ध्यान से देखें, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और आपको हिस्ट्री भी बहुत आसान समझ में आने लगेगा। एकदम स्टोरी के रूप में दोस्तों मैं बताता हूँ, आप सिर्फ ध्यान से सुने, आपको सारा चीज़ आसान लगने लगेगा और आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम जो है भारत शासन अधिनियम 1935 इसको देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1930 से 32 में, 1930 से 32 में 1930 से 1932 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियां के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बातें थीं? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसको 3 सूचियों के अंतर्गत रखा गया: संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषय 36 शामिल किए गए तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। संघीय सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसा विषय था। प्रांतीय सूची में पुलिस, लोक सेवा आयोग प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। बर्मा, जिसको हम वर्तमान में म्यांमार नाम से जानते हैं, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है 1937 में। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत थे: असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। और इसी के अंतर्गत दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक टॉपिक है कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में गठित हुआ था। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा बहुत जान लेते हैं। थोड़ा क्या, बहुत कुछ जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं कैबिनेट मिशन 1946। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी।
ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ को इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुछ प्रांत मिलकर अपने अलग-अलग समूह बना सकते हैं तथा प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहें। एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो निर्वाचक मंडल आई थी, उन्होंने ये चीजें अपनी बातों को सुझाया। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन आरंभ कर दी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 भी समाप्त हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम कानून व्यवस्था के तहत आखिरी एक्ट को पढ़ेंगे, जो कि हमको स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 में बनाई गई आखिरी एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आइए जो है अब हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में जल्दी से जान जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो चीजें हुई, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ। इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दी जाएंगे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन के संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो मोटा मोटा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है समाप्त हुआ। उसके अंतर्गत इतनी ही बातें हुई थी। इस तरह से हमारा जो है सारे संवैधानिक विकास के चरण से अंतर्गत जितने एक्ट और अधिनियम बने थे, हमने सारे को कवर कर लिया दोस्तों। इसको आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप खुद ही कंपटीशन में अगर बैठते होंगे तो आप जानते होंगे। इस पे मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। स्वतंत्रता पुट जो टॉपिक है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। तो दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि 1946, इसको हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा देश आज़ाद होने से 1 साल पहले की जो हम मंत्रिमंडल अंग्रेजों द्वारा गठित की गई थी।
जो कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसके अंतर्गत कौन कौन मंत्री परिषद में किस किस पद पर थे हमारे भारत में, उसको जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा देश जो है आप जानते होंगे 1947 में आजाद हुआ था। तो ये जो है स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित की गई थी उसके बारे में हम जानते हैं। हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन किस विभाग में किस किस पद पर था हमारे देश में। तो जवाहरलाल नेहरू, पहले मैं सदस्य बताऊंगा, फिर उससे संबंधित विभाग बता दूंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले से संबंधित विभाग के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। C.H. भाभा कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली जो थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। आई आई चुंदरीगर जो थे वाणिज्य मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु मंत्री थे। गजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है विधि मंत्री थे। तो अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो इस तरह से जो है हमारा चौथा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम पांचवा टॉपिक जो है अब हम जानेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ये स्वतंत्र पूर्व के जो है मंत्रिमंडल थे। अब हम स्वतंत्रता के बाद जो है पहला मंत्रिमंडल जो बना, जानते हैं कि कौन कौन किस विभाग में जो है मंत्री था। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने। वैज्ञानिक शोध के मंत्री बने। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले ये सब जवाहरलाल नेहरू देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री बने। सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले इनके अंतर्गत शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले, ये तीनों विभाग देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री। ये बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में पूछता है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए स्वतंत्र भारत के। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। आर के षणमुखम चेट्टी ये वित्त मंत्री बनाए गए। आर के षणमुखम चेट्टी जो कि वित्त मंत्री बनाए गए। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनको विधि मंत्री बनाया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। V.N. गाडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री। तो इस तरह से हमारे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था जो कि 1947 में गठित की गई और इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और आइए हम जो है इसके अंतर्गत जो है बाल्कन प्लान को भी थोड़ा जान लेते हैं, जिसको डिक्की बर्ड प्लान और इस्मा प्लान कहते हैं, जो कि 1947 में ही आया था। बाल्कन प्लान, डिक्की बर्ड प्लान और इस्मा प्लान 1947, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग इस्मा, सर जॉर्ज एबल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी।
यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के प्रमुख हेस्टिंग इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना, इसमें प्लान भी कहा जाता है। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए, या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को बढ़ाएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो ये भी खत्म हुआ, बाल्कन प्लान भी। अब जो है हम एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखते हैं, जो कि एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से फैक्ट पूछे जा सकते हैं, जो वनडे एग्जाम में, या पीसीएस प्री हो गया, एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर से रिलेटेड है। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। 12-15 फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस सेंटेंस को। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि ली आयोग की सिफारिश पर है। ली आयोग की सिफारिश पर की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1927 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जो कि 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे, जो कि 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल थे।
तो इस तरह से दोस्तों इस हमारे ये चैप्टर की समाप्ति हुई। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर से आखिरी में 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिसका आप जवाब दें। अगर आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना है तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर मैं 4 ऑप्शन बोलूंगा, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और जरूर से देना है, तभी आपको इसका लाभ होगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ। 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1773, दूसरा ऑप्शन 1774, तीसरा ऑप्शन 1775, चौथा 1784। इसका जवाब दें आप। अब दूसरा क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन है हेस्टिंग, कार्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले। चलिए इसका आप जवाब दीजिए कमेंट में। और तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू की सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इस चारों में से आपका एक उत्तर सही है, आप इसका कमेंट में जवाब दें। और दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया या थोड़ा सा भी लाभ पहुंचाया तो आप हमारे वीडियो को जरूर से लाइक करके जाइए, हमारे वीडियो को आप शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं सारा चीज़ जो है आपका गवर्नमेंट कंपटीशन से रिलेटेड सारा चीज़ कवर कराऊंगा और 6 से 12 तक सारा एनसीईआरटी, और इसमें मैंने पूरा लक्ष्मीकांत और 6 से 12 तक पूरा पॉलिटी हमने कवर किया है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको दूसरी कोई किताबें नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी कंपटीशन से पहले आप इसको 2 बार जरूर सुन के जाएं, जिससे आपको 95% क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। 95% क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसी के दोस्तों आपने हमारे पूरे वीडियो को दोस्तों सुना, इसके लिए मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। इसी के संग विदा लेता हूँ। इसी के साथ हम दूसरे लेसन में आपसे मुलाकात होगी कल। तो अलविदा, थैंक यू।